हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोच पे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए हैं उनमें लास्ट चैप्टर हमारा जो था वो एक्सरसाइज जो आपका जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने क्या किया था कि ये जाना था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद में उसमें जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पेयर बनते कैसे हैं, प्लस उसके कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने जान ली थी। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी हमने ये तो जान लिया था कि कोई जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है तब हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालकर उससे क्या है ग्राफिकली मेथड से, उसके बाद में बात करें एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कल आप लोगों को मैंने जो लिखवाया था वो आपको पता होगा, और फिर भी अगर कोई वीडियो अभी तक वो नहीं देखी है तो आप पीछे जो लास्ट में जो वीडियो डाली थी वो देखकर उसमें अपना सिलेबस क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिएगा। तो चलिए, कल जो हमने पढ़ा था वो ये चीज थी कि कोई भी दो इक्वेशन थी अपने पास। एक इक्वेशन जो है a1x b1y और c1, और अगली जो इक्वेशन थी वो a2 थी b2y थी c2y। यहां पर दो चीजें इसलिए मेंशन कर रखी है कि आपको यह पता चल सके कि ये जो a1 a2 b1 b2 ये c1 c2 क्या लिख रखे हैं। जब आपको पेयर लिखा हुआ पेयर है, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है। ये कैसे पता चला आपको लीनियर है? क्योंकि जहां पर ये जो वेरिएबल ऐड कर रखे हैं, यहां पर आपके जो ये वेरिएबल ऐड कर रखे हैं इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलने लग रहे हैं? लीनियर बोलने लग रहे हैं। क्योंकि जो लीनियर होती है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। पेयर इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर एक और दो इक्वेशन दी हुई है, इसलिए ये पेयर हुआ। उसके बाद में वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल ये x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो हम अब इनको जो मान के चल रहे हैं वो इनके कोफिशिएंट मान के चल रहे हैं। कोफिशिएंट का मतलब है जो वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई हो रखा होता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती हैं ये चीजें, तो यहां पर दो चीज मेंशन कर रखी है। एक तो ये कि इसके वेरिएबल क्या हो सकते हैं। तो मान के चलो ये तो आपको एक जनरल लीनियर इक्वेशन लिख रखी है, ये एक मान के चलिएगा जनरल जो है लीनियर इक्वेशन है, और ये वो एक लीनियर इक्वेशन है जो आप बार बार मैथ में देखना चाहोगे। यहां पर x है और इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या मान के चलिएगा? 1 मान के चलिएगा। यहां पर तो ये जो 1 है ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये a1 का वैल्यू हो जाएगा। y के साथ क्या है? जो y के साथ कोफिशिएंट होगा वो b का वैल्यू बोला जाएगा। तो यहां पर b1 का जो वैल्यू है 3 है, और ये वैल्यू जो कांस्टेंट है वो c1 का वैल्यू होगा। यहां पर अभी नीचे जो सेकंड इक्वेशन है इसमें ये a1 है, ये a2 है, और ये कितना है? सॉरी, ये b2 है और ये कितना है? c2 है। इस प्रकार a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 जो लास्ट टाइम हमने बताया था, यहां से हम कंपेयर करेंगे। फिर भी आप एक बार फिर इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। क्या हम a1 और a2 को अच्छे से जान पाए हैं? क्या हम लीनियर इक्वेशन को समझ पाए हैं? क्या हमारे को यह पता चल चुका है कि कोफिशिएंट होते क्या है? कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुए होते हैं। आपको एक चीज पता लगी। अब यहां पर बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, 9th क्लास में भी आपने ये किया था कि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं पूछ लेता हूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां आप जवाब दोगे इसका 1 है, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y का इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट 3 है। अगर मैं इस इक्वेशन से आपसे पूछता हूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप जवाब दोगे x का कोफिशिएंट इसमें 2 है और इसमें y का कोफिशिएंट -3 है। तो इस प्रकार आप इन कोफिशिएंट को भी पहचान चुके, लीनियर इक्वेशन को भी पहचान चुके। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर। कल हमने एक ये चीज पढ़ी थी कि अगर इस किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर हमारे को कोई दे रखी है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो किस किस मेथड से होने वाला है। एक तो होने वाला है ग्राफिकली मेथड से, दूसरा एलिमिनेशन मेथड से, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हमें यहां पर जानना जरूरी है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है। लेकिन इनके सॉल्यूशन निकालने से पहले
हमारा टाइम बचाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, यह पता लगाना होगा कि जिस लीनियर इक्वेशन या पोलिनोमियल को हम सोल्व करने के लिए निकल रहे हैं क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा, और वो हमने किससे पता करेंगे, वो आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, किस रेशो से, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आएंगे कहां से ये रेशो, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी उसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 दिया हुआ मिलेगा। अगर उनके साथ जो हम आगे बताएंगे वो कंडीशन अप्लीकेबल होने लग रही है तो इसका सॉल्यूशन आएगा, वरना आप क्वेश्चन में क्या लिख दोगे कि ये इक्वेशन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। अगला जो है, मान के चलिएगा ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या है मेंशन देखिए। सबसे पहले यहां पर x माइनस 2y और इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन अपनी 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको क्या पता लगाना है कि क्या इसमें रेशो जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो आप कैसे पता कराओगे, सबसे पहले इसमें ये बताओ a1/a2 क्या है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, जो पहली इक्वेशन है उसमें जो x है वो a1 के साथ है तो 1 और अपॉन में a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये a1/a2 आ गया। अगला ये बताइएगा आप इसमें कि b1/b2 क्या है, तो b1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर माइनस साथ में लेके चलोगे -2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है तो प्लस साथ में लेके रखिएगा, प्लस लिखो या ना लिखो किसी डिजिट के आगे, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 4। और यहीं पर सेम अगर हम c1/c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहां पर 0 और 20 है, तो ये 0/20। तो आपको इस इक्वेशन से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कहां से लेने हैं। ये आपने लिया a1/a2, ये b1/b2 और ये c1/c2, तो इस प्रकार हमने इन रेशो को अलग से निकाल लेना है। अब निकाल तो लिया, लेकिन करना क्या है इनका, क्या हमने पता करना है। तो आपको ऐसे ये एक ग्राफ है, इसमें अगर आपको नजर आ रहा है तो यहां पर तीनों कंडीशन अप्लाई की गई है, ठीक है ना। अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है तो इसमें क्या है, तीनों कंडीशन क्या की गई है, अप्लाई की गई है। तो इसमें देखिएगा यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहां पर वो रेशो दिए हुए हैं, और उसके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलिएगा कि जब दो लीनियर इक्वेशन x/3x, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 अगर आपके पास है, तो यहां पर a1/a2 क्या होगा, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है तो 1/3, b1/b2 माइनस 2/4, c1/c2 0 और माइनस 20। तो हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि जो a1/a2 है वो इक्वल ही नहीं है b1/b2 के, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो जो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा तो वहां पर लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब कोई लीनियर इक्वेशन ऐसी दी गई है जिसमें a1/a2 नहीं आ रहा इक्वल b1/b2 के, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या मतलब कि ये एक ग्राफ है, ग्राफ में अगर कोई लाइन बनेगी तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इंटरसेक्टिंग लाइन करेंगी। किस कंडीशन में, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हुआ आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो अलजेब्रिक अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब एक जगह काटा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या ये बोल दीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक चीज क्लियर, क्या कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन पैदा हो जाए तो आप कहोगे लाइन इसकी इंटरसेक्ट करेंगी, सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा। और इक्वेशन के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन कैसी होगी, जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो आप बोलोगे इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ये तीन बातें आपको इसके अकेले के साथ याद रखनी है। क्लियर। अगली बात, मान लो कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी दे रखी है जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल हो जाए। देखो ये इक्वल है, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 9 1 9 9 2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, मींस तीनों ही क्या है, इक्वल है। ऐसे केस में जो लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ हुआ,
पहली लाइन जाएगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, मतलब सारे पॉइंट मिलेंगे, तो हर एक पॉइंट पर ये लाइन मिलती चलेंगी, मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे मैनी सॉल्यूशन? अगर कोई ग्राफ लाइन एक जगह काटती है तो एक सॉल्यूशन, लेकिन ये तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चलने लग रही है, तो मतलब हर जगह हर पॉइंट पर मिलने लग रही है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। किस कंडीशन में? जब ये तीनों ही बराबर हो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब अगर आ जाए थर्ड कंडीशन जिसमें a1/a2, b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन इक्वल ना हो c1/c2 के, तो इसका मतलब जो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो लाइन चलेंगी पैरेलल। इस कंडीशन में लाइन पैरेलल चलेंगी। और जब एक बात बताइए, जब कोई लाइन एक दूसरे से मिल ही नहीं रही तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा? उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया नो सॉल्यूशन। तो ये आपका एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप इस ग्राफ को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपकी जो बुक है उसमें भी आपको मिलेगा, तो वहां से इसको अच्छे से समझना है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस तरीके से क्या दिक्कत जो इसमें क्वेश्चन में आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन आपको तक पहुंचाएंगे। अभी अगली जो चीज है, यहां तक तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे मान के चलिएगा, ऐसा एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर में ऐसे होता है, और इसमें अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा कि यहां पर जो बॉक्स दे रखे हैं, यहां पर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बताएगा, ठीक है ना। यहां पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी तो वो आपने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है ग्राफ पेपर के साथ। तो यहां लाइन जो है वो बराबर स्पेस में है, इसमें दी हुई है, तो आपको स्केल लिखना पड़ता है, ठीक है ना। स्केल यहां पर लिखना पड़ता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 पॉइंट, या ऐसा कुछ यहां पर जो भी आप उसमें मेंशन करें, जैसे 9th क्लास के 14 चैप्टर में हमने पढ़ा था। चलिए आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1, उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है और क्या क्या उसमें आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के हम 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, आपकी अच्छी समझ के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो हर रोज आप वीडियो को जो है कंटिन्यूसली देखते चलिएगा, ताकि आपका सिलेबस कंटिन्यू होता चले, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो फिर चीजें पहले वाली समझ में नहीं आती हैं, और फिर दोबारा से आप लोगों को वो चीजें करनी पड़ती हैं। चलिए अगला की पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में ये था, क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और पहले तो हमारे को एक स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी, हमारे को क्या मिलेगी? एक स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी। उस स्टेटमेंट का यूज करके हमने क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है? 10 student of class X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. आपको इस स्टेटमेंट से आपने ग्राफिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X, टोटल जो स्टूडेंट है, तो हम मान के चलेंगे, लेट वी सपोज नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या रहेंगी? X रहेंगी, और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने रहेंगे? बॉयज। एक किसी स्कूल में गर्ल्स X है, किसी क्लास में गर्ल्स X है और बॉयज कितने हैं? Y। और यहां पर क्या बोला, क्या है? टोटल 10 स्टूडेंट जो है टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम ये बोल के सकते हैं कि केस 1 में क्या बोला कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस जो Y है वो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वेशन 1। पहले आपने बोल दिया कि गर्ल्स X है, बॉयज Y's हैं, और केस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हो X प्लस Y कितना है? 10 X प्लस Y, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की संख्या 10 है। अगली में क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर हम अभी केस 2 को लेके चलें, इसमें कंडीशन 2 को लेके चलें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलें, तो जो गर्ल्स हैं वो क्या इक्वल हैं बॉयज के? क्या गर्ल्स बॉयज के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स ज्यादा है, यानी कि बॉयज के अंदर 4 लड़के और शामिल करें तब वो लड़कियों के बराबर होंगे। हमने यहां पर X इक्वल टू Y कर दिया, लेकिन करना क्या चाहिए था कि Y यानी कि जो है उसमें हमने 4 और ऐड कर देना चाहिए था,
ताकि जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं वो बराबर हो जाएं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो यहां तो आपका ये सोल्यूशन हुआ। तो अब आपको जो दो इक्वेशन मिली है उसको आगे लिख लीजिएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिला आपको। क्या मिला? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू मिला 4। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपने वहां से इक्वेशन को उठा लिया है। ये दोनों इक्वेशन आपने ले ली। अब इसने सॉल्यूशन कैसे निकालने के लिए बोला है? ग्राफिकली मेथड से निकालने के लिए बोला है। तो हम अभी से यहां पर एक नॉर्मल एक रफ ग्राफ आपको बनाकर दिखाएंगे ताकि उस तरीके से आप जो फेयर आपका ग्राफ है स्केल का यूज करके कंपास